मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है, राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूँगी, अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करूँगी। जय हिंद। माइक बालों में लगा लिया तो आज हम लोग कंसेप्चुअल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। आज से शुरू कर रहे हैं कंसेप्चुअल ज्योग्राफी, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने अध्ययन कर लिया कि किस तरीके से जो महाद्वीप हैं और महासागर हैं, इन महाद्वीप और महासागरों का हमने यहाँ अध्ययन किया। तो हमने जो है सात महाद्वीप और कितने महासागर हैं? 7 महाद्वीप और महासागर कितने हैं? 5। अब ये सब कैसे इस तरीके से इस अवस्था में कैसे आए, तो इनको भी जानना जरूरी है कि आज जो ये महाद्वीपों का इस तरीके से विन्यास है कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरेशिया, अफ्रीका, ओसेनिया, तो इनका विन्यास आज इस अवस्था में कैसे पहुंचा, तो इसको समझने के लिए हम लोग आज यहाँ पर एक टॉपिक लेकर आए हैं, महाद्वीपों का निर्माण और महासागरों का निर्माण। महाद्वीप का कैसे फॉर्मेशन हुआ और जो है महासागरों का किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ, तो इसका अध्ययन करेंगे कि जो ये आज की जो अवस्था है, अवस्थिति है इसकी पूरे सारे महासागरों की और महाद्वीपों की, ये किस तरीके से कैसे इस रूप में हुआ, कि क्या ये पहले से ऐसा था, तो इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। देखो कोई भी चीज़ जो अध्ययन करने की 2 प्रकार की विधियां होती हैं। किसी भी विषय को अध्ययन करने के लिए आगमन विधि और निगमन विधि, आगमन विधि और निगमन विधि, 2 विधि से हम अध्ययन करते हैं। अब इस चीज़ को देख करके इसके इतिहास को हम खंगालें। भाई जो वर्तमान में है, अगर उसका हमें बैकग्राउंड जानना है, पिछली चीज़ जाननी है उसके बारे में, तो वर्तमान को हम सिलसिलेवार जोड़ेंगे, तभी तो पिछले इसकी हिस्ट्री का हमको पता चलेगा। तो ऐसे ही इस पर बहुत सारे लोगों ने काम किया। जब काम करना शुरू किया वैज्ञानिकों ने, भूगोलवेत्ताओं ने, तो उन्होंने कड़ी से कड़ी जोड़ी, तो आज का ये स्वरूप जो है ये वास्तव में वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि ये स्वरूप इस रूप में नहीं था, पहले किस रूप में था। देखो जब हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित हमने देखा, बहुत सारे सिद्धांत थे, बहुत सारे जो है हाइपोथेसिस थी, परिकल्पनाएं थी। बाद में उसमें बिग बैंग सिद्धांत आता है जो कहीं ना कहीं सभी सिद्धांतों के रूप में, मतलब सभी सिद्धांतों से ऊपर था, सर्वोच्च था, और उसने सिद्ध कर दिया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है, बिग बैंग के आधार पे हुई है। तो ऐसे ही जब अब ये भी इससे सिद्ध हो गया कि हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य से ही उत्पन्न हुई है, तभी तो हम उसको सौर परिवार कहते हैं, पृथ्वी और सूर्य और उसके सभी सदस्यों को। तो जब सूर्य से उत्पन्न हुई है पृथ्वी, तो पृथ्वी भी सूर्य की भांति पहले आग का गोला रही होगी। तो आग का गोला रही होगी, तो कैसे इस स्वरूप में आया, कैसे चट्टानी संरचना का विकास हुआ, और फिर इस अवस्था में कैसे आया, पानी और जल ये सब कैसे हुआ, तो ये सारी चीज़ें हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कि जो हमारे कंटिनेंट्स हैं और हमारी ओशंस हैं वो आज इस अवस्था में कैसे पहुँचे। तो देखिए यहाँ पर आपके कंपटीशन में, वैसे तो ये मतलब सामान्य भूगोल की बात है, आप लोगों को सिर्फ सामान्य भूगोल ही पढ़ना है। अगर हम IAS का और PCS का चारों पेपर उठाकर देखते हैं मेंस का, तो वहाँ पर सीधे सीधे मेंस में लिखने के लिए आता है। जो आज मैं पढ़ाऊँगा, जो थ्योरी जो मैं पढ़ाऊँगा, वहाँ पर सीधे सीधे 150 शब्दों में या 200 शब्दों में लिखने के लिए आता है। तो अगर इस थ्योरी को आप समझ लोगे तो अपने शब्दों में लिखना भी सीख जाओगे, और कुछ प्रश्न उसमें से बहुविकल्पीय भी आते हैं कई प्रकार की परीक्षाओं में, ठीक है, कि इनकी उत्पत्ति किस तरीके से हुई, इनकी उत्पत्ति से संबंधित किन किन लोगों ने सिद्धांत दिए और उन सिद्धांतों का क्या नाम था। तो यहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे जो एक प्रमुख जलवायुवेत्ता थे, जिनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। क्या नाम था? अल्फ्रेड वेगनर जलवायुवेत्ता थे, क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे अल्फ्रेड वेगनर। तो हम यहाँ वेगनर नाम लेंगे, उनका पूरा नाम तो था A. वेगनर या अल्फ्रेड वेगनर, जो जर्मनी के क्या थे? जलवायुवेत्ता थे। इन्होंने 1912 ईस्वी में, अब ये जलवायुवेत्ता थे, तो इनका मकसद क्या था? पृथ्वी पर जो जलवायु पेटियाँ हैं तमाम प्रकार की, तो उनका आविर्भाव कैसे हुआ उसका अध्ययन करना था। तो जब इसको अध्ययन करने वो पहुँचे तो इनको ये लगा कि यहाँ तो जो जलवायु अभी है और यहाँ के जो पदार्थ मिल रहे हैं, मतलब जिस स्थान पर गए होंगे
उस स्थान की जलवायु का जब अध्ययन करने वो गए तो वहाँ के जो स्थलाकृतियाँ थीं, वहाँ के जो पदार्थ थे, जब उनका अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि ये तो इस जलवायु में ये बन ही नहीं सकती है, इसको बनने के लिए तो दूसरी जलवायु चाहिए। जैसे मध्य प्रदेश में कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर आज भी जो है ऐसे कुछ पत्थर मिले हैं जिनका निर्माण शीत क्षेत्रों में हो सकता है, जहाँ पर बर्फ़ जमे हो। और मध्य प्रदेश जहाँ पर बर्फ़ आज के समय में तो कभी संभव ही नहीं है कि बर्फ़ जमे। तो फिर उससे हम क्या सिद्ध कर सकते हैं कि ये वाला या तो यहाँ पर कभी ठंडी जलवायु रही होगी या फिर ये वाला स्थान जो है मध्य प्रदेश वाला स्थान कभी ठंडे जलवायु पेटी में रहा होगा। तो इस तरीके से उन्होंने निष्कर्ष निकाला, वेगनर महोदय ने ये निष्कर्ष निकाला, जो वर्तमान स्वरूप है हमारे कंटिनेंट्स का, ये वर्तमान स्वरूप ऐसा तो नहीं था, कतई ऐसा नहीं था, जो आज का स्वरूप है ऐसा नहीं था। उन्होंने अपने जलवायविक ज्ञान के आधार पे इस चीज़ को सिद्ध करने का प्रयास किया। तो उन्होंने पूरा भ्रमण किया होगा, पूरी दुनिया का भ्रमण किया होगा, तब जा करके उनको ये कंसेप्ट जो है इसको ठोस जो है रूप देने का उनके पास विचार आया होगा। तो उन्होंने देखो शुरुआत क्या की, उन्होंने कहा कि जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर जो कंटिनेंट्स हैं वो पहले एक ही था। उन्होंने कहा इस पृथ्वी पर जो कंटिनेंट्स हैं ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर कुछ इस तरीके से एक कंटिनेंट था, इस तरीके से एक कंटिनेंट था। और ये जब एक कंटिनेंट था तो इसको सुपर कंटिनेंट कहा गया। क्या कहा गया? सुपर कंटिनेंट। अब सुपर कंटिनेंट भाई नामकरण तो आदमी करता है ना, सुपर कंटिनेंट कहा गया तो इसका नाम भी होना चाहिए कुछ ना कुछ। तो इन्होंने इसका नाम रख दिया पैंजिया। इन्होंने इसका क्या नाम रख दिया? पैंजिया। सुपर कंटिनेंट का नाम रख दिया पैंजिया। अब इस पैंजिया के चारों तरफ जल भरा हुआ था, इस पैंजिया के चारों तरफ जल भरा हुआ था। भाई लंबे समय तक बारिश हुई इस पृथ्वी पर और उस बारिश के कारण जो गड्ढे थे, यहीं से इसी पृथ्वी से ही चंद्रमा की उत्पत्ति होती है। तो चंद्रमा का भाग निकल गया तो गड्ढा भी उत्पन्न हो गया पृथ्वी पर। तो उन गड्ढों पे लंबे समय तक बारिश हुई तो बारिश से जल पूरा भर गया था। तो ये जल भरा हुआ जो क्षेत्र था इसका भी तो नामकरण करना चाहिए कुछ ना कुछ। तो इन्होंने इसका नाम रखा पैंथालसा। क्या नाम रखा? पैंथालसा। तो ये इस तरीके से ये करीब आज से करीब 30-35 करोड़ वर्ष पहले की घटना है। और उस समय हम लोग यहाँ पर भूवैज्ञानिक काल का अध्ययन करते हैं। जैसे हमारा समय वर्षों में चलता है, ऐसे पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित लेकर के इस पे जीवों के आविर्भाव का समय निर्धारित करने के लिए जो कालक्रम निर्धारित किया जाता है, तो उसमें एक कालक्रम है कार्बोनीफेरस युग। एक कालक्रम है कार्बोनीफेरस युग जो कि लगभग 300 मिलियन ईयर्स अगो, 300 या 350 मिलियन ईयर्स अगो, अर्थात 30 से 35 करोड़ वर्ष पहले की जो है पहले का समय है। तो कार्बोनीफेरस युग के समय में इन्होंने बताया, कार्बोनीफेरस युग से कि लास्ट के समय में जो ये पैंजिया था, जो पैंजिया था, पैंजिया क्या था? एक दृढ़ भूखंड था। पैंजिया क्या था? एक दृढ़ भूखंड था, ठोस पदार्थ था जो कि चट्टानों से और तमाम प्रकार के जो है खनिजों से निर्मित था। और इस पैंजिया में विखंडन होता है, इस पैंजिया में विखंडन होता है, ये टूटता है। तो कुछ इस तरीके से ये टूटेगा, तो अभी एकदम से नहीं टूट रहा है, इस तरीके से जो है बीच में धीरे धीरे यहाँ पर जो है ये भाग दबना शुरू हो गया, यहाँ से जो है ये भाग दबना शुरू हो गया। तो ये जल भी यहाँ भर जाएगा कि नहीं? ये वाला जल भी यहाँ भर जाएगा, ये वाला जल यहाँ आकर आ जाएगा। तो ये वाला जल जब यहाँ आ जाएगा तो इन्होंने एक सागर का नाम दिया, इसको एक सागर का नाम दिया जिसको कहा गया टेथिस सागर। क्या कहा गया? टेथिस सागर। तो इसी में टेथिस सागर बन गया। अब ये धीरे धीरे करके जो है इसमें और फोर्स लगी तो ये ऊपर वाला हिस्सा ब्रेक हो गया, नीचे वाला हिस्सा और ऊपर वाला हिस्सा ब्रेक हो गया। तो कुछ इस तरीके से जो है फॉर्मेशन हुआ, इस तरीके से जो है फॉर्मेशन हुआ। ऊपर वाला हिस्सा अलग हो गया, नीचे वाला हिस्सा अलग हो गया। अब बीच में पूरे में जल भर गया ये, और ये चारों तरफ जल था ही, बीच में पूरे में जल भर गया। तो ये पूरा क्या कहलाया? टेथिस सागर। ये पूरा जल भरा हुआ क्या कहलाया? टेथिस सागर कहलाया। और चारों तरफ जो जल भरा हुआ था वो पहले से ही क्या कहलाता था? पैंथालसा। तो अब एक सागर की उत्पत्ति हो गई। कौन से सागर की? टेथिस सागर की। और जो पैंजिया था दो भागों में टूट गया। पैंजिया जो था ये दो भागों में टूट गया करीब 20 से 22 करोड़ वर्ष पहले। ट्रियासिक युग में ये पैंजिया दो भागों में टूट गया।
अब ऊपर वाला भाग था उसका भी कोई ना कोई नामकरण होना चाहिए, नीचे वाले भाग का भी कोई ना कोई नामकरण होना चाहिए। तो इन्होंने ऊपर वाले भाग को लॉरेशिया कहा या अंगारालैंड कहा। ऊपर वाले भाग को क्या कहा? लॉरेशिया या अंगारालैंड। और नीचे वाले भाग को जो दक्षिण में था उसको गोंडवाना लैंड कहा। क्या कहा? गोंडवाना लैंड कहा। तो इस तरीके से ये दो भागों में पैंजिया विखंडित हो गया। कितने भागों में? 2 भागों में। ऊपर वाला क्या कहलाया? अंगारालैंड या इसे लॉरेशिया कहा। सेंट लॉरेंस की खाड़ी इसी के नाम पर बाद में रखी गई है। सेंट लॉरेंस की खाड़ी हमने जब उत्तरी अमेरिका पढ़ा रहे थे तो उसमें पढ़ाया था। सेंट लॉरेंस नदी भी है, लॉरेंस नदी जो महान झीलों से होकर बहती जाती है, तो इसी के नाम पर रखा गया लॉरेंस का नाम। तो लॉरेंस या जो है या फिर अंगारालैंड और नीचे वाला गोंडवाना लैंड। अब देखो ये धीरे धीरे करके अब इसमें ये किस तरीके से मूवमेंट हो रहा था। अब ये इन्होंने इस चीज़ को सिद्ध करने के लिए बताया कि 2 फोर्सेस काम कर रही हैं इस पृथ्वी पर। 2 फोर्सेस काम कर रही हैं। ऐसे तो ब्रेक होगा नहीं कि ये जो है ऐसे ही पृथ्वी पर पैंजिया जो था वो टूट जाएगा। इन्होंने एक तो बताया कि ये जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर आज जितनी तेजी से घूम रही, इस पहले आज से कई करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी अपने अक्ष पर बहुत तेजी से घूम रही थी। इसकी स्पीड और ज़्यादा तेज थी। आने वाले समय में धीरे धीरे स्पीड कम होगी। मैंने बताया था कारण, इसका कारण क्या बताया था कि इस पे एक तो पहली बात मेटेओराइट्स गिर रहे हैं, मेटेओराइट्स गिर रहे हैं, बोझ बढ़ रहा है पृथ्वी का, और इसका जो है झुकाव है वो भी बढ़ रहा है। पहले इतनी नहीं झुकी थी, जो अभी झुकाव है 23.5 डिग्री का, पहले ये करीब 18 डिग्री झुकी हुई थी अपने अक्ष पर। तो और इसकी स्पीड तेज थी। और इसके अलावा जो चंद्रमा आज जो वास्तविक दूरी है 3,84,000 किलोमीटर, वो इतने दूर पर नहीं था, थोड़ा और नज़दीक थी पृथ्वी के। तो जब चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक थी, हमारे पृथ्वी पर जो है चंद्रमा के आकर्षण के कारण, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी पर एक बल पैदा होता है जिसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल पैदा होता है क्योंकि चंद्रमा जो है पृथ्वी की कुछ चीज़ों को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करती है। तो जल का भाग खींच जाता है, इसलिए यहाँ पर ज्वार आते हैं। लेकिन जब और नज़दीक रही होगी चंद्रमा तो ज्वारीय बल यानी गुरुत्वाकर्षण बल, ज्वारीय बल और तेज रहा होगा। ज्वारीय बल उस समय और तेज रहा होगा। तो ज्वारीय बल जब और तेज था और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम भी रही है, तो अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब घूम रही है कि नहीं? पश्चिम से पूरब घूम रही है। और मान लेते हैं पश्चिम से पूरब जब घूम रही है तो यहाँ पर कोई चीज़ होगा तो वो क्या होगा? पश्चिम की तरफ जाएगा। भाई इस तरीके से घूम रही है तो यहाँ पर अगर कोई चीज़ होगा तो पश्चिम की तरफ जाएगा। लेकिन जाएगा क्यों? उसके लिए इन्होंने कारण भी बताया। जो हमारा स्थल खंड था, जो पैंजिया था, अब ये पैंजिया मोस्टली इसके 3 जो है लेयर्स हैं। 3 क्या है? लेयर्स से परतें हैं। हम लोग जब आंतरिक संरचना पृथ्वी का अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर बताएंगे। तो इन्होंने पहली परत को बताया था सियाल। क्या बताया था? सियाल। पृथ्वी की, जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी की हमने आंतरिक संरचना को इस तरीके से निकाल लिया, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को इस तरीके से निकाल लिया। तो ऊपर वाला परत क्या हो गया? सियाल। और बीच वाला परत हो गया सीमा, और नीचे वाला हो गया निफे। सियाल, सीमा और निफे। सियाल 2 शब्दों से मिलकर बना है, SI और प्लस AL। SI मतलब सिलिका, AL मतलब एल्युमिनियम। ये धातुएं ही हैं, खनिज हैं। इन खनिजों के पहले अक्षर को मिला करके इस इनके परतों का नामकरण कर दिया गया है। जब आंतरिक संरचना हम लोग 1-2 दिन बाद अध्ययन करेंगे तो वहाँ पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो इन्होंने बताया कि सियाल जो है ये सीमा के ऊपर क्या कर रहा है? तैर रहा है। सियाल जो है सीमा के ऊपर तैर रहा है। अब सीमा पे तैरेगा क्यों? क्योंकि सीमा का जो पदार्थ है वो अर्धद्रवित अवस्था में। किस अवस्था में है? अर्धद्रवित अवस्था में। क्योंकि यहाँ पर सिलिका और मैग्नीशियम है। SI मतलब सिलिका, Ma मतलब मैग्नीशियम। तो सिलिका और मैग्नीशियम का ये मध्यवर्ती पेटी बना हुआ है, और पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो तापमान बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा, तो वहाँ के जो पदार्थ हैं, चट्टानी पदार्थ हैं या खनिज हैं, वो किस अवस्था में रहेंगे? गलित अवस्था में, द्रवित अवस्था में, मोल्टेन फेज में। तो इसलिए जब मोल्टेन फेज में है तो सियाल वाला हिस्सा, ऊपर वाला क्या कर रहा है? ये तैर रहा है। ऊपर वाला हिस्सा तैर रहा है। तभी तो हमारी पृथ्वी जब घूम रही है तो सियाल वाला हिस्सा पश्चिम की तरफ मूवमेंट कर रहा है, तो पश्चिम की तरफ ये मूवमेंट कर रहा है। और इसके अलावा चंद्रमा और सूर्य दोनों अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के जो है पृथ्वी की तरफ खिंचाव उत्पन्न करते हैं। तो इसके कारण यहाँ पर एक नए फोर्स की, यानी 2 फोर्स हो गए। एक तो टाइडल फोर्स
चंद्रमा के आकर्षण से जो है टाइडल फोर्स उत्पन्न हो रहा है, और दूसरा जो है उत्पन्न हो रहा है इक्वेटर की तरफ हमारी पृथ्वी जो है वो कुछ इस तरीके से बल्ज है। पृथ्वी में क्या है, इक्वेटर के साइड में उभार है। पृथ्वी में इक्वेटर के साइड में क्या है, उभार है। ज्वाइड आकार की है हमारी पृथ्वी। तो जब इसमें उभार है तो इस तरफ जो है जो मटेरियल है, जो मास है, ये पैंजिया वाला, ये इक्वेटर की तरफ क्या होगा, खींचेगा, इक्वेटर की तरफ खींचेगा। तो एक तो इक्वेटर की तरफ खिंचाव हो रहा है, कारण क्या है, पृथ्वी में भूमध्य रेखा पर उभार होने के कारण, पृथ्वी में भूमध्य रेखा पे उभार होने के कारण, क्योंकि ऊपर नीचे से पृथ्वी हमारी चिपटी हुई है। तो और केंद्र में मतलब विषुवत रेखा पे पृथ्वी जो है फैली हुई है। तो इसलिए जो इसका मास है, पैंजिया वाला भाग है, वो विखंडित होकर के इक्वेटर की तरफ खींच रही है। और दूसरा जो है पृथ्वी हमारी घूर्णन कर रही है और टाइडल फोर्स उत्पन्न हो रहा है, ज्वारीय बल उत्पन्न हो रहा है। तो पश्चिम की तरफ हमारा पैंजिया वाला भाग जा रहा है, लेकिन ये जाने की गति अलग अलग है। जो जाने की गति है उसमें क्या है, अलग अलग है। ऐसा नहीं कि सब एक गति से चल रहे हैं, सारे एक गति से मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। अभी भी जो हमारा भारत है वो यूरेशिया की तरफ, चाइना की तरफ भारतीय प्लेट्स खिसक रहे हैं लगभग 1.2 सेंटीमीटर पर ईयर, 1.2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। अब ये इतनी स्लो गति से तैर रहा है कि इसको हम जो है इसका हम ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते हैं, इस घटना को हम देख नहीं सकते हैं। तो बहुत तेज, और ये बहुत समय से ये घटना हो रही है। तो इसलिए ये पृथ्वी जो है, जब ये दो फोर्स उत्पन्न हुई, अब इन दो फोर्सों के कारण यहाँ पर जब अर्धद्रवित पदार्थ पे हमारा सियाल हमारा तैर रहा है, तो इस तैरते हुए बल को कहा गया उत्प्लावन बल। क्या कहा गया, उत्प्लावन बल, बायोंसी फोर्स फिजिक्स में पढ़ा होगा। उत्प्लावन बल, जैसे कोई भी चीज़ आप पानी में डालते हो और अगर उसका घनत्व जो है पानी से कम है तो फिर वो तैरेगा ऊपर, ठीक है, तो उसको बोलते हैं उत्प्लावन बल। तो इस उत्प्लावन बल की एक और उत्पत्ति होती है। तो इस उत्प्लावन बल के कारण हमारी पृथ्वी जो है, पृथ्वी का ऊपरी भाग, जिसको इन्होंने क्या कहा, सियाल कहा, ये तैर रहा है। तैरना नहीं कहेंगे, पानी में तो तैरता है, लेकिन ये प्रवाहित हो रहा है। क्या कर रहा है, प्रवाह कर रहा है। तो इसीलिए इन्होंने, वेगनर महोदय ने जो सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत का नाम रखा इन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। क्या नाम दिया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, या फिर इसको कहा गया महाद्वीपीय प्रवाह या महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। महाद्वीपीय प्रवाह या महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, अर्थात महाद्वीप सब क्या हो रहे हैं, विस्थापित हो रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर 3 चित्र बनाकर समझ लिए। पहले पैंजिया था, पैंजिया में विखंडन इन्हीं बलों के कारण हुआ। एक तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, ठीक है, हमने यहाँ बल की चर्चा इसीलिए की, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, तो उसके कारण जो है उसमें जो है फोर्स उत्पन्न हो रहा है। और दूसरा चंद्रमा के आकर्षण के कारण टाइडल बल उत्पन्न हो रहा है। तो इसके कारण पैंजिया 2 खंडों में विभक्त हो गया। ऊपरी वाला भाग क्या कहलाया, लॉरेशिया या अंगारा लैंड, और दक्षिणी वाला भाग कह रहा है गोंडवाना लैंड। तो ये अंगारा लैंड है और ये नीचे वाला गोंडवाना लैंड है। अब यही अंगारा लैंड बाद में फिर विखंडित होता है, अंगारा लैंड बाद में फिर विखंडित होता है। तो कुछ इस तरीके से इसका आकार बन जाता है। यहाँ पर अगले चित्र से समझेंगे। ये अंगारा लैंड फिर से टूट जाता है, तो इस तरीके से यहाँ पर उत्तरी अमेरिका का क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है। उत्तरी अमेरिका का जन्म हो जाता है। और इधर जो है यूरेशिया का जन्म हो जाता है। इधर किसका जन्म हो जाता है, यूरेशिया का। यूरेशिया में दोनों हैं, एशिया और यूरोप दोनों हैं। तो यहाँ 2 महाद्वीप, 2 जो है मेगा नहीं कहेंगे, जो है माइनर सुपर कंटिनेंट है। अभी तो मेगा सुपर कंटिनेंट क्या था, पैंजिया था बड़ा एक सुपर कंटिनेंट। तो यहाँ पर 2 कंटिनेंट तो इसके बन गए, किसके, अंगारा लैंड के। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी नहीं, उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया किसके बने, अंगारा लैंड से। तो यहाँ से प्रश्न आते हैं, छोटी छोटी परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लेता है कि उत्तरी अमेरिका का जन्म किससे हुआ है, अंगारा लैंड से या गोंडवाना लैंड से। तो अंगारा लैंड से हुआ है, किसका, उत्तरी अमेरिका का और यूरेशिया का। और इसके अलावा जो दक्षिणी अमेरिका है, कुछ इस तरीके से जो है दक्षिणी अमेरिका, और यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ पर क्या बन गया, अफ्रीका महाद्वीप। और यहीं पर इसी से टूट करके भारत निकल गया, और ये ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ठीक। तो ये सारे दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका,
इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये सब टूटे किससे अलग हुए? गोंडवाना लैंड से। तो अब ये समझ लेना, भारत हमारा किससे बना है? गोंडवाना लैंड से। भारत का निर्माण हमारा किससे हुआ है? गोंडवाना लैंड से। भारत पहले अफ्रीका में ही फंसा हुआ था। भारत पहले कहाँ था? अफ्रीका का हिस्सा था। यहाँ पर मेडागास्कर है। भारत पहले अफ्रीका में था और ऑस्ट्रेलिया भी, ये सब एक ही में मिले हुए थे। और ये सब वास्तविक जो इसका अभी जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, ये जो है पैंजिया का वास्तविक स्वरूप है। जो अंटार्कटिका महाद्वीप है यही वास्तविक स्वरूप है पैंजिया का। पैंजिया का वास्तविक स्वरूप कौन सा है? अंटार्कटिका महाद्वीप। तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप तो अपना दक्षिणी ध्रुव पर रह गया। अंटार्कटिका महाद्वीप कहाँ रह गया? दक्षिणी ध्रुव पर। और इससे टूट करके सब अलग हो गए, इससे टूट करके सब अलग हो गए। तो ये बेगाना रह गया बेचारा, बेगाना रह गया। अब ये बेगाने की बारात में नाचेगा कौन? कोई नहीं नाचता, यहाँ कोई रहता भी नहीं है। तो अंटार्कटिका बेचारा जो है मूल है। अंटार्कटिका जो है सभी महाद्वीपों का क्या है? मूल है। लेकिन इस मूल की बारात में नाचने वाला कोई नहीं है। अर्थात यहाँ पे बर्फ़ है, यहाँ कोई रहता ही नहीं है। तो ये क्योंकि इसने अपने जो लोकेशन है वो ऐसी जगह बना रखी है कि यहाँ पर शीत जो है पेटियाँ हैं, शीत मतलब कोल्ड क्लाइमेट है यहाँ पर। तो यहाँ कोई रहता ही नहीं है, बर्फ़ जमा रहता है। तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया बन गया, इंडिया बन गया, अफ्रीका बन गया और साउथ अमेरिका बन गया। तो इस तरीके से ये किससे बना? गोंडवाना लैंड से। ये किससे बना? गोंडवाना लैंड से। वो अब देखो यहाँ पर जब ये खुल जाएगा, ये खुल गया, ये वाला भाग खुल गया, तो यहाँ भी किसका? पैंथालसा का जल भर गया। यहाँ पैंथालसा का जल भर गया। ये तो टेथिस सागर था, ये वाला खुला था तो क्या था? टेथिस सागर। और ये वाला हिस्सा खुल गया तो यहाँ भी जल भर गया। तो इसको नाम दिया गया अंध महासागर या अटलांटिक महासागर। अंध महासागर या अटलांटिक महासागर। और चूंकि मैंने बताया कि जो पृथ्वी हमारी घूम रही है तो उस पर जो बायोन्सी फोर्स उत्पन्न हुआ है, उत्प्लावन बल उत्पन्न हुआ है, उसके कारण हमारे जो ये वाले उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका वाले महाद्वीप हैं ये पश्चिम की तरफ खिसक रहे हैं। अब जब ये पश्चिम की तरफ खिसक रहे हैं, ये आप देख सकते हो इसमें, अब ये जब पश्चिम की तरफ खिसक रहे हैं तो इधर कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। और ये प्रशांत महासागर जो पैंथालसा है उसी का क्या है? अवशिष्ट भाग है, उसी का अवशिष्ट भाग है। भाई इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैसिफिक सागर, पैसिफिक ओशियन। प्रशांत महासागर को क्या कहते हैं? पैसिफिक ओशियन। और पैंथालसा का भी जो नाम इसी तरीके से आता है, पैंथालसा और पैसिफिक। तो प्रश्न आता है कभी कभी कि जो है पैंथालसा का अवशिष्ट जलराशि कौन सी है? प्रशांत महासागर। ना अंध महासागर है, ना हिंद महासागर है, ना ही जो है अपना आर्कटिक महासागर है। लेकिन कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। क्योंकि यही इस पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है, प्रशांत महासागर। और ये देख सकते हो कि इसका अगर पूरे पीछे वाला हिस्सा जो देखा जाए हमारी पृथ्वी का, जो पूरा जल से भरा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं जो है अवशिष्ट भाग है पैंथालसा का। और जब ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका पश्चिम की तरफ खिसक रहा है तो फिर पैंथालसा अर्थात जो प्रशांत महासागर आज का है ये क्या होगा? सिकुड़ेगा, छोटा होगा, साइज में छोटा होगा, सिकुड़ेगा, क्योंकि ये इस तरफ खिसक रहा है। और चौड़ा कौन होगा? अंध महासागर, अटलांटिक महासागर चौड़ा होगा। तो प्रश्न यहाँ पर बनता है कि अटलांटिक महासागर में सिकुड़न हो रहा है या मतलब संकुचन हो रहा है या विस्तार हो रहा है? विस्तार हो रहा है। अटलांटिक महासागर में क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। और प्रशांत महासागर में क्या हो रहा है? सिकुड़न हो रहा है या संकुचन हो रहा है? संकुचन हो रहा है, कंट्रैक्शन हो रहा है। कारण क्या है कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों पश्चिम की तरफ खिसक रहे हैं और इधर वाला ये वाला हिस्सा जो है पूरब की तरफ खिसक रहा है, ये पूरब की तरफ जो है जा रहा है। तो इसकी वजह से ये तो महासागर खुल रहा है, ये महासागर खुल रहा है। यहाँ पर इनकी आलोचना होती है। अब यहाँ कहोगे मैं तो यहाँ तो इन्होंने पश्चिम की बात कही खाली और पूरब में क्यों खिसका रहा हूँ। हम लोग जब एक नई थ्योरी पढ़ेंगे, इसके आधार पे बहुत सारे विद्वानों ने फिर नई थ्योरियाँ दी। तो सबसे सुपर थ्योरी जो बनकर आती है, प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी बनकर आती है। तो वहाँ पर इन सारी चीज़ों के, इन सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। बहुत सारी समस्याएं जो हैं उनका समाधान प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी करता है। ठीक, यहाँ पर तो ये एक ऐसा सिद्धांत था वेगनर महोदय का, जिन्होंने ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि किस तरीके से हमारे जो वर्तमान स्वरूप है पृथ्वी का, मतलब कंटिनेंट का, वो कैसे आया। तो अब ये इस तरीके से जब बन गया तो इसके बाद में आज का जो वर्तमान स्वरूप है कुछ इस तरीके से आया। इसके पीछे इन्होंने साक्ष्य दिया। भाई कोई भी बात अगर से बतानी है और उसको साक्ष्य नहीं प्रस्तुत करोगे उसके लिए, तो वैज्ञानिक तरीके से उसको सिद्ध नहीं माना जाएगा।
तो आज का जो वर्तमान स्वरूप है हमारी पृथ्वी का, कंटिनेंट का, कुछ इस तरीके से है। ये क्या है? उत्तरी अमेरिका। ये क्या है? उत्तरी अमेरिका। और ये क्या है? दक्षिणी अमेरिका। ठीक, ये दक्षिणी अमेरिका है। यहाँ पर एक सबसे बड़ा क्या है? आइलैंड है, जिसको क्या कहा जाता है? ग्रीनलैंड। यहाँ पर बैफिन आइलैंड है, बैफिन आइलैंड है। छोटे छोटे ये सब इसी के उत्तरी अमेरिका के टूटे हुए छोटे छोटे द्वीपीय जो है भाग हैं। और यहाँ पर अफ्रीका कंटिनेंट है। यहाँ पर क्या है? अफ्रीका कंटिनेंट है। यहाँ पर एक भूमध्य एक सागर है, जिसका क्या नाम है? भूमध्य सागर। और भूमध्य सागर वास्तव में किसका भाग है? टेथीस सागर का। किसका भाग है? टेथीस सागर। पहले यही तो टेथीस सागर बना था। और ये उत्तरी, ये क्या है? यूरोप है। ये क्या है? यूरोप है। ये है यूरोप। और इधर है मेडागास्कर। अब देखो, मैंने पूरा विश्व का अध्ययन करा दिया है, तो आपको ये सब पहचानने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने टेढ़ा मेढ़ा कुछ बनाने का प्रयास किया है। ठीक है, ये क्या है? विश्व। अब ये वर्तमान स्वरूप विश्व का आ गया। अब इसमें ये एस आकार का जो बन गया, ये क्या बन गया? अंध महासागर। अब ये इस आकार का क्यों बना? इसको अगर जब ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका पश्चिम की तरफ खिसक रहे हैं, तो इनको सीधे बनना चाहिए, महासागर सीधे होना चाहिए, बल्कि इसमें तो जिगजैग घुमावदार बन गया है। तो मैंने बताया कि इसका घुमावदार बनने का, इस आकार का बनने का कारण क्या है कि महाद्वीपों के जो प्रवाह की दर है उसमें असमानता है। प्रवाह की दर में क्या है? असमानता है। कोई भूखंड तेज खिसक रहा है तो कोई भूखंड कम तेज जा रहा है, स्लो जा रहा है। तो इसी की वजह से पहली बात तो ये एस आकार में हमारा कौन सा महासागर बन गया? अटलांटिक महासागर। और यहाँ पर है अंटार्कटिक महाद्वीप। यहाँ पर कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिक। और यहाँ है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो इस तरीके से वर्तमान स्वरूप हमारा आया। अब इन्होंने बताया कि कैसे हम सिद्ध करें कि हमारा जो कंटिनेंट है ये पहले सुपर कंटिनेंट था। जो हमारे आज के 7 महाद्वीप हैं, ये पहले क्या थे? सुपर कंटिनेंट, अर्थात एक कंटिनेंट था जो पैंजिया था। तो इन्होंने कहा कि इसको उठा करके इसमें घुसेड़ दो, इसको उठा करके इसमें घुसेड़ दे। तो अब लेकिन केवल इससे बात तो बनेगी नहीं, ये जलवायुवेत्ता थे, तो इन्होंने जलवायु का अध्ययन किया। यहाँ पर आए, यहाँ की मिट्टी का, यहाँ पर आए, यहाँ की मिट्टी का, इन दोनों का, वनस्पतियों का अध्ययन किया। तो पाया इसमें बहुत समानता पाई जाती है। इसमें बहुत समानता पाई जाती है कि जो ब्राज़ील में है और जो इधर अफ्रीका के पश्चिमी वाले भाग में जितने भी देश हैं, चाहे वो गिनी हो, चाहे जो है आपका इक्वेटोरियल गिनी हो, टोगो हो, तमाम देश हैं यहाँ पर मैंने पढ़ाया था। तो इन सारे देशों की चट्टान, इन सारे देशों की वनस्पतियाँ, इन सारे देशों के जीव जंतु, जानवर सब किससे मेल खाते हैं? ब्राज़ील और इधर ये अमेरिका वाले इस भाग से, दक्षिणी अमेरिका वाले भाग से। और यहाँ पर ये सीधे सीधे बच्चा भी बता सकता है कि इसको उठा, वो खेलते नहीं है एक कौन सा जो है सुडोको टाइप का एक आता है ना, जो है स्क्वायर टाइप का रहता है, उसमें कलर मिलाने का या कुछ इस तरीके से, या फिर उसी में पीछे साइड में नक्शा बना रहता है। भाई बच्चों को यही सिखाया जाता है कि कलर आप मिलाओ तो उसके पीछे नक्शा बन जाएगा, इंडिया का या विश्व का नक्शा बन जाता है। तो ऐसे बच्चा इसको खेल खेल में मिला सकता है और कह सकता है लो मैंने पापा सुपर कंटिनेंट बना दिया। तो ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? इसको उठा करके यहाँ डाल दोगे तो ये बन जाएगा। और ये वाला हिस्सा जैसा कि अरब वाला है, ये सब इसी में था, तभी तो ये खुल करके रेड सी बन गया, रेड सी बन गया। और मैंने बताया भविष्य में यहाँ पर जो है भ्रंश घाटी है, महान भ्रंश घाटी है, जिसमें तमाम झील हैं। मैंने बताया था एडवर्ड है और टेंगानिका लेक है, विक्टोरिया लेक है, बहुत सारे लेक्स हैं। तो इन लेकों की श्रृंखला में ये भी टूट रहा है, और टूट जाएगा तो एक नया भूखंड बन जाएगा, नया महाद्वीप बन जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया इसी का भाग था ही। तो इन्होंने अध्ययन किया कि यहाँ पर जो संसाधन पाए जाते हैं वो ऑस्ट्रेलिया के इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। मैंने बताया था यहाँ सोना पाया जाता है तो यहाँ भी सोना पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जब इन्होंने देखा, अब ये जो उठा करके इसको बैठाओगे, उठा करके इसको इसमें बिठाओगे, तो इसको बोलते हैं जिगसॉ थ्योरी, जिगसॉ या जिगसॉ थ्योरी। तो इसके मतलब उठा करके किसी चीज़ को अगर हम फिट बैठाएं और वो फिट बैठ जाता है तो उसे जिगसॉ थ्योरी बोलते हैं। तो इस तरीके से जिगसॉ के आधार पे इन्होंने सिद्ध किया कि इन सब चीज़ों को हम मिला करके बैठा सकते हैं। और यहाँ पर स्कैंडिनेवियाई देश है। यहाँ पर क्या है? स्कैंडिनेवियाई देश मैंने पढ़ाया था। यूरोप में 5 स्कैंडिनेवियाई देश हैं। वैसे तो जो मुख्य भूमि पे हैं नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क, इसके अलावा और आइसलैंड, ये पांचों मिलाकर क्या कहलाते हैं? स्कैंडिनेवियाई देश। लेकिन मुख्य जो है वो नॉर्वे है और स्वीडन है और यहाँ पर डेनमार्क है।
मुख्य क्या है, यही तीनों हैं जो क्या है स्कैंडिनेवियाई देश कहलाता है। अब इस स्कैंडिनेवियाई देश में एक जानवर रहता है, एक जीव रहता है जिसको बोलते हैं लेमिंग, जिसको क्या बोलते हैं, लेमिंग। और वो लेमिंग जो है इस स्कैंडिनेविया के उत्तरी क्षेत्र में रहते हैं, स्कैंडिनेविया के उत्तरी क्षेत्र में रहते हैं और ये पश्चिम की तरफ दौड़ लगाते हैं, पश्चिम की तरफ दौड़ लगाते हैं और दौड़ लगाते हुए फिर ये इस महासागर में, अटलांटिक महासागर में कूद जाते हैं और डूब जाते हैं, कूद करके डूब जाते हैं। तो ऐसे तो कोई जान देगा नहीं कूद करके, तो इनको ये समझ में आता है कि इधर जाएंगे तो ज़मीन ही है, क्या है, ज़मीन ही है, क्योंकि इन्होंने जब से ये पृथ्वी पैंजिया एक रही होगी तब से इनका जीवन है। तो इनके पूर्वज दौड़ते रहे होंगे, पूरे उछल कूद मचाते रहे होंगे यूरेशिया से और जो है उत्तरी अमेरिका तक, क्योंकि ये पहले एक ही में था। तो वही चीज़ इनके नस्ल में आज भी है, इनके नस्ल में वही चीज़ आज भी है। तो ये इसीलिए इधर कूद दौड़ते हैं और दौड़ते हैं जब तो कहाँ गिर जाते हैं, अटलांटिक महासागर में डुबकी लगाते। तो इसलिए इससे भी वैगनर ने सिद्ध कर दिया कि ये सारे भाग क्या थे, एक थे। तो यहाँ पर ये बात तो सिद्ध हो गई कि जो है ये सारे कंटिनेंट क्या थे, सुपर कंटिनेंट थे। ये सारे कंटिनेंट क्या थे, सुपर कंटिनेंट थे। इन्होंने साक्ष्य भी दे दिया। तो जब साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया तो इसको सिद्धांत कहा गया। इसको क्या कहा गया, सिद्धांत कहा गया। कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इसको कहा गया महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत या महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। सिद्धांत वही होता है जब वो वैज्ञानिक तथ्य पर खरा उतरे। तो इसके पहले भी कई लोग आए जिन्होंने इस बात को कहने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने इतना मेहनत नहीं किया, विश्व भ्रमण नहीं किया, साक्ष्य नहीं जुटाए, लेकिन उन्होंने साक्ष्य जुटा करके अपनी बात कह दी। बाद में इन पर जो है उंगलियां उठी। भाई कोई भी चीज़ आती है तो उसमें लोग जो है काट छांट करते हैं कि नहीं तुमने ये कहा तो यहाँ तक तो सही हो, लेकिन यहाँ से गलत हो जाते हो। तुमने ये सब बहुत बढ़िया बात कह दी और तुम्हारी बात में दम भी है, तुमने सिद्ध भी कर दिया। लेकिन जो ये तुम बता रहे हो घूम रही पृथ्वी पर, ये हमारे जो सियाल जो तैर रहा है, अब तैरने के लिए चंद्रमा की शक्ति इतनी पावरफुल नहीं है, और ना ही जो है इक्वेटर का जो बल्ज उभार इतना पावरफुल है, जिसकी वजह से तुम कह रहे हो कि जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण भूमध्य रेखा की तरफ जो है कंटिनेंट खींच रहे हैं, और दूसरा चंद्रमा की खिंचाव पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो है उस पर उत्प्लावन बल उत्पन्न हो रहा है। तो ये इतने पावरफुल तो बल है नहीं कि पूरी पृथ्वी इस तरीके से जो है टूट जाएगी, उसमें कंटिनेंट्स टूट जाएंगे, पैंजिया विभंग हो जाएगा और विभंग होकर के फिर इस तरीके से नए स्वरूप में आ जाएगा। तो फिर यहीं पर इनका सिद्धांत थोड़ा सा फेल हो जाता है। और इसी चीज़ को सिद्ध करने के लिए फिर बाद में वैज्ञानिकों का कई समूह उभर कर आता है और वो एक नया सिद्धांत देते हैं जिसको बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स, जिसको बोलते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। और इस प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के माध्यम से पूरा सिद्ध किया गया है कि किस तरीके से आज वर्तमान के जो है कंटिनेंट्स इस स्वरूप में आए हैं, कैसे जो है पृथ्वी पर जो है भूकंप आते हैं। इसी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी ही सारा कुछ सिद्ध कर देगा। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी ही सारा कुछ सिद्ध कर देगा कि कैसे जो हमारे कंटिनेंट्स हैं इस पे जो है महासागर बने, इस पे महाद्वीप बने, इस पे पर्वत बने, किस प्रकार से द्वीप बने, सारी चीज़ों का जो है एक ही हल है, वो क्या है, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। लेकिन उसको खाना कहाँ से मिला, उसको सोचने का विचार कहाँ से मिला, वेगनर ने दिया। किसने दिया, वेगनर ने। तो वेगनर कहीं ना कहीं जो है इनका पूर्वगामी था। प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत का क्या था, पूर्वगामी सिद्धांत था। इससे यहाँ पर खाद्य मिला, भोजन मिला, थॉट फॉर फूड मिला। यहाँ पर 1912 में इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। 1912 में सिद्धांत का क्या किया था, प्रतिपादन किया था। लेकिन 1912 के 2 साल बाद ही विश्व में एक युद्ध छिड़ गया। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया। तो इनका सिद्धांत दबा रहा। इनका सिद्धांत क्या रहा, दबा रहा। भाई प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया तो सभी जितने विद्वान थे सब रणनीति बनाने लगे। भाई जितने सिद्धांत बनाए गए भौगोलिक सिद्धांत, इन सबको बुला लिया गया कि तुम लोग बैठकर बनाओ कैसे कैसे हमको कौन कौन से क्षेत्र में जो है हथियार सप्लाई करनी है। क्योंकि देखो युद्ध लड़ने से पहले, जमीन में लड़ने से पहले मानचित्र पे लड़ा जाता है। भूगोलवेत्ताओं का बड़ा महत्व है, इसीलिए पहले मानचित्र पे कोई भी योजना बनाई जाती। अब भूगोल पढ़ करके तुम डीएम बनोगे तो फिर सारी योजनाओं को पहले कहाँ बनाओगे, मानचित्र में बनाओगे, और मानचित्र का ज्ञान होगा तभी तो बनाओगे। तो इसलिए इन लोगों को सबको बुला लिया गया था। जर्मनी, खास करके जर्मनी के विद्वान थे, और जर्मनी में जो है उस समय बिल्कुल लावा उबला हुआ था विश्व युद्ध का। तो इस तरीके से जो है ये सिद्धांत दबा रहा। बाद में अंततोगत्वा 1920-22 में इनका सिद्धांत जो है सामने आता है लोगों के, तो उस पर जो है लोग क्रिया और प्रतिक्रिया देते हैं।
तो इस तरीके से इनका सिद्धांत ये सिद्ध कर देता है कि ये महाद्वीपीय विस्थापन के कारण आज वर्तमान का हमारा ये स्वरूप आया। अब कल हम लोग जो है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी का अध्ययन करेंगे और उससे जब प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी समझ जाएंगे तो उसके बाद फिर हम लोग पूरी तरीके से एक एक चीज़ों को समझना शुरू करेंगे, कैसे ज्वालामुखी फटते हैं, कैसे भूकंप आते हैं, कैसे पर्वतों का जो निर्माण हुआ है वो हुआ है, सब चीज़ उसी से समझते चले जाएंगे। सारी मर्ज की एक ही दवा है इस पृथ्वी पर, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। सारे जितने भी भौतिक पक्ष बने हैं सबका एक ही जो है एक ही सिद्धांत सिद्ध करता है, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। देखो कौवे की कहानी सुनो, कौवे की कहानी तुम लोग सुने होंगे बहुत सारी, वो वाली कहानी जो तुम समझ रहे हो वो वाली नहीं सुनाएंगे। जो तुम समझ रहे हो कि कौवा जो है पत्थर ला करके कंकड़ ला करके इसमें डाल रहा है ना, वो वाली कहानी नहीं। वो कहानी तो बहुत पुरानी हो गई। जो पंचतंत्र वाली कहानी कौवे वाली, कौवा प्यासा था तो वो हाँ कंकड़ डाल करके वो पानी को ऊपर ले आई, तो बहुत पुरानी कहानी है और ये बहुत प्रचलित कहानी भी रही है पंचतंत्र की। और पंचतंत्र लिखा किसने था? विष्णु शर्मा ने। मैंने बताया ना पंचतंत्र लिखा था विष्णु शर्मा ने। लेकिन यहाँ पंचतंत्र की वो वाली कहानी नहीं, दूसरी कहानी चर्चा करेंगे। तो हर कौवे से संबंधित। कौवा का कलर क्या होता है? कौवा काला होता है और काले रंग से सभी लोग नफरत करते हैं, परेशान रहते हैं। तो कौवा भी इसी तरीके से परेशान था। अब कौवा सिर्फ अपने रंग से नहीं परेशान था भाई, कौवे को लोग पालते भी नहीं है। क्या पालतू पक्षी लोग नहीं पालते हैं, और ना ही कौवे को जब पालेंगे नहीं तो उसे जो है अपने घर का कोई खाना भी वैसा नहीं देंगे। जूठन खिलाते हैं। जूठन किस रूप में? श्राद्ध वाला खाना खिलाते हैं। कहते हैं श्राद्ध होता है तब कौवे को खिलाया जाता है पहला निवाला, श्राद्ध का खाना। और श्राद्ध का खाना जूठा खाना होता है, पितरों को खिलाया जाता है, तो जूठा ही तो वो खिला रहे हैं, तो श्राद्ध के रूप में। अब कौवा बहुत परेशान था। तो एक दिन कौवा बैठा हुआ था अपनी डाली पे, वृक्ष पर, और एक महात्मा जी जा रहे थे वहाँ से। तो महात्मा जी जब गुजर रहे थे तो कौवा उस समय अपने इन सारी चीज़ों को सोच करके रो रहा था कि हमको ईश्वर ने कौवा क्यों बनाया। तो फिर रो रहा था तो उसके आंसू की एक बूंद जो है महात्मा जी के ऊपर टपकी। तो उन्होंने सर उठाकर देखा ऊपर, तो पूछा, अरे कौवे महाराज तुम रो क्यों रहे हो भाई? जिंदगी से परेशान हो क्या? क्यों रो रहे हो? तो बोला, महाराज यहाँ तो सारी परेशानी है। ईश्वर ने मुझे जो है कौवा क्यों बनाया? इतना काला कलूटा बना दिया मुझे। काला कलूटा बनाने की क्या आवश्यकता थी? तो कहे भाई तुमको क्या परेशानी है? कहीं रंग से ही परेशानी नहीं है भाई, मुझे जूठन खाना मिलता है ना, कोई मुझे पालतू बनाता है। क्या अच्छा ये बात है? तो फिर क्या बनना चाहते हो? अगर तुमको कोई मौका मिले दोबारा जीवन में कुछ बनने का तो क्या बनना चाहोगे? तो बोले मैं हंस बनना चाहूँगा महाराज। बोले ठीक है, एक शर्त पे मैं बना सकता हूँ, क्योंकि मैं सिद्ध पुरुष हूँ और मैं तुमको हंस बना सकता हूँ। लेकिन शर्त एक है कि तुम हंस से जा करके पता करके आओ पहले कि क्या हंस खुश है अपने जीवन से। बोले ठीक है महाराज, जा रहे हैं। अब वो कौवा हंस के पास गया। हंस सफ़ेद सुंदर, देखने में कितना सुंदर लगता है। उसके पास पहुंचता है कौवा, बोलता अरे भैया बड़ी मस्ती कर रहे हो यार, तालाब में तैर रहे हो और पैर चला रहे हो इस तरीके से, ऐसे लग रहा है तुम तैर ही नहीं रहे हो। कितने आनंद है, कितने मज़े हैं। कह रहे अरे तुम मज़े की बात कर रहे हो यार, यहाँ तो मेरा जीवन नरक है, तुम मज़े की बात कर रहे हो। कह रहे अरे तुम्हारा जीवन कैसे नरक है भाई? तुम्हें तो शांति का जो है दूत माना जाता है, सफ़ेद कलर है, प्यारा सा कलर है तुम्हारा। कह रहे ये कलर हमारा शांति का दूत है, ये कलर हमारा जो है कफन की पहचान है। मरे हुए आदमी को यही लपेटा जाता है और तुम कह रहे हो हम बहुत खुश हैं। कह रहे अरे भाई तुम तो सही कह रहे हो, तुम्हारा भी जीवन जो है धन्य नहीं है। तो दोनों आते हैं फिर महात्मा के पास लौट करके, कहते महात्मा ये भी खुश नहीं है, मैं भी खुश नहीं हूँ। तो फिर बोलते हैं अब क्या तुम बनना चाहते हो? अब मैं तोता बनना चाहता हूँ। दोनों बोलते हैं मैं तोता बनूंगा। कहे ठीक है तोता मैं बना दूंगा, लेकिन शर्त वही है तोते के पास मिलकर आओ जा करके। अब तोते के पास दोनों जाते हैं, हंस और कौवे। अब तोता जो है एक वृक्ष पर बैठा होता है, तो वहाँ पर ये दोनों 4-5 चक्कर लगाते हैं, तोता दिखता ही नहीं है। जब कहीं दिख जाता है तो पता अरे भाई तुम्हारे तो बड़े मज़े हैं, खूब बढ़िया जो है आम खा रहे खुदर खुदर करके। कह रहे मज़े क्या है यार जीवन में? कह रहे मज़े तो हैं। कह रहे तुम 4-5 चक्कर लगाए हो तो हमको ढूंढ पाए हो, हमारा कलर ही ऐसा है कि हम छिप जाते हैं पत्तियों में, तो हमको ढूंढ भी नहीं सकते और कह रहे हो जो है मज़े कर रहे हो। कह रहे हाँ यार, लेकिन तुम हरियाली के प्रतीक तो हो, तुमको लोग पालतू तो बनाते हैं, बढ़िया बादाम सादाम भी खिलाते हैं घर में लोग। कह रहे ये हमारा कलर हमारे लिए बड़ा वो है, हम नहीं चाहते अपने जीवन में तोता बन के रहने।
तब तो यार हम तोता भी नहीं बनना चाहते हैं। फिर तीनों मिल करके महात्मा के पास आते हैं। तो महात्मा कहते हैं अब क्या हुआ भाई? कहते हम तोता भी नहीं बनेंगे। फिर क्या बनोगे? मोर बनेंगे, पीकॉक बनेंगे। कहे शर्त वही है, पीकॉक तो बना देंगे, मोर तो बना देंगे, लेकिन मोर के पास जाओ, देख के आओ, क्योंकि भाई मोर राष्ट्रीय पक्षी, भारत का नेशनल बर्ड, बहुत सुंदर सा सुनहरे पंख होते हैं उसके। ठीक है, जाओ देख कर आओ। नाचता है तो लोग सेल्फी खींचते हैं, उसके साथ नाचते हैं, इतना बढ़िया। जाते हैं उसके पास तो मोर दिखाई देता है। कहते हैं अरे भाई तुम्हारे तो बड़े मज़े हैं, तुमको तो भारत ने राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया है, तुम्हारे तो बहुत मज़े हैं। कह रहे क्या मज़े हैं यार? कह रहे आवाज़ सुन रहे हो? कह रहे हाँ, दूर से आवाज़ आ तो रही है, और तेज आवाज़ आने लगती है। कह रहे हाँ, ये कैसी आवाज़ है? शिकारी आ रहा है। ये शिकारी आ रहा है? हाँ, मेरे जीवन का एक पल भी पता नहीं कब मैं मर जाऊँ, शिकारी आ रहा है। क्योंकि हमारे जो सौंदर्य है, यही हमारा जान दुश्मन है, हमारे जान का। शिकारी आएगा, हमको मारेगा, हमारे पंखों को ले जा करके मार्केट में बेचेगा, और घर में कोई अपने तकिए के नीचे रखेगा हमारे पंख को, कोई जो है अपने किताब में रखेगा। भाई हमको मार करके, नोच करके हमारे पंख को ले जाएंगे। कहते यार तुम्हारा भी जीवन सही नहीं है, सुकून में नहीं हो। फिर सारे मिल करके आते हैं महात्मा जी के पास। तो अब वहाँ पर महात्मा जी से पूछा जाता है फिर किसका जीवन अच्छा है? तो मोर कहता है कौवे से, शुरुआत तूने ही की थी। कभी तूने सुना है कि कौवा बिरयानी होता है क्या? चिकन बिरयानी होता है, मटन बिरयानी सुना होगा, लेकिन कौवा बिरयानी सुना है क्या? नहीं। तो जब कौवा बिरयानी है नहीं तो मरेगा कैसे तू? सबसे बढ़िया तो तेरा ही जीवन है। यहाँ तो हमको हर पल मरने का जो है डर सताया हुआ है। तुझे किसी से जो है कष्ट है, तो क्यों मारेगा तुझे कोई? और ना ही तू किसी को कष्ट देता है, ना ही तुझे कोई से कष्ट है, तो फिर तेरा जीवन तो बहुत अच्छा है। तू मरेगा कैसे भाई? कोई मारेगा ही नहीं। यहाँ तो हमारे ऊपर तलवार लटक रही, कब जो शिकारी आया और मार दे हमको। तब कौवा कहता है भैया जो है वही सही है। तो इससे हमको ये लेसन मिलती है, इस शिक्षा से, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमारा जो भी जीवन है, इस पृथ्वी पर हमको जो भी जीवन मिला है, जिस भी रंग का जीवन मिला है, वो बहुत ही सुपर है। यानी कि हर व्यक्ति इस पृथ्वी का सुपर है, चाहे जिस रंग का हो, चाहे जो है। कभी भी तुलना नहीं करनी चाहिए, किसी से भी कभी तुलना नहीं करना चाहिए कि हम जो है तुलना करें, फलाना सचिन बन गया, फलाना अमिताभ बच्चन बन गया। अरे हम भी तो बन सकते हैं, क्योंकि हमारे जैसा इस दुनिया में कोई है ही नहीं, हमारे जैसा कोई है ही नहीं। हमारे सारे अंग शरीर के क्या हैं? बहुत कीमती हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब एक उंगली कट जाए और इसका जो है आप ऑपरेशन करवाने जाओ, उंगली जुड़वाने जाओ, तो करोड़ों रुपए, लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं उंगली को जोड़ने में। तो हमारे शरीर के सारे ऑर्गन्स बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए अपने शरीर के अंग की महत्व को समझो। सभी लोग इस पृथ्वी पर कीमती हैं, हीरे जैसे कीमती हैं, सबका अपना अपना महत्व है। कोई भी इस पृथ्वी पर अनर्थ नहीं है, सबका एक अर्थ है। सब अपने अर्थ लेकर आए हैं इस पृथ्वी पर। सब अमिताभ बन सकते हैं, सब सचिन बन सकते हैं, बस अपनी शक्तियों को पहचानने की आवश्यकता है। उस शक्ति को पहचानो और आप कर सकते हो, किसी से तुलना करने की आवश्यकता नहीं है।